घर के बाहर आंगन में शीला रोटी बना रही है और वहीं पर एक सुंदर सा मोर पंख फैलाकर नाच रहा है। काजल बेटा, अपने भाई को जाकर उठा दे, अब तो आंगन में मोर भी नाचने लगा। उसे बहुत अच्छा लगता है सुबह मोर को नाचता हुआ देखना। और जाकर तू भी अब जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आ। काजल अपने भाई राजू को जाकर उठाती है और राजू उठकर हाथों में कुछ अनाज के दाने लेकर आता है और अपने हाथों से मोर को खिलाता है। कुछ देर में काजल अपनी कुछ सहेलियों के साथ जंगल जाती है और वहाँ लकड़ियाँ उठाने लगती है। अपना ये जंगल कितना बड़ा और सुंदर है ना, मेरा तो दिल करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय यहीं बिताऊं। वो तो है, पर आज मुझे घर जल्दी जाना है। मेरी माँ नानी के घर गई है, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अच्छा ठीक है। दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए कुछ लकड़ियां जमा करती हैं और सिर पर उठाकर जंगल से बाहर आने लगती हैं। तभी उसके सामने से हिरन गुजरता है। देखा तूने, अभी हमारे सामने से हिरन गुजरी। इतना बोलकर एक बार फिर दोनों लड़कियां जंगल से बाहर आने लगती हैं और जैसे ही जंगल से बाहर आती हैं वो देखती हैं कि दिनेश नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ जंगल के बाहर खड़ा है और उनसे बातें कर रहा है। मेरा बिल पास हो चुका है, बहुत जल्दी टेंडर हमारे हाथों आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना काम कर सकता हूँ, इसलिए आप लोग इस जंगल का नक्शा बना लो और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मैं शहर से और कुछ लोगों को बुला लूंगा ताकि इस जंगल की घेराबंदी की जा सके। ये लोग कौन है? हमें अपने घर जाकर इनके बारे में बताना होगा। परेशान काजल अपनी दोस्त के साथ घर जाती है और काजल जंगल में हो रही गतिविधियों के बारे में अपने पिता से बात करती है। पिताजी, आप जंगल के अंदर जा रहे हैं पानी लेकर जानवरों के लिए? हाँ बेटा, क्या हुआ? काजल सारी बात अपने पिता को बताती है, पर विनोद इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और साइकिल पर डिब्बे लेकर जंगल के पास जाता है और जंगल के बाहर रोड पर पानी की छोटे छोटे कटोरा रख देता है। ये सब कुछ दिनेश अपनी आंखों से देख रहा होता है और तभी वहां उसकी बीवी आती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, जब अभी काम ही शुरू नहीं हुआ तो आप हम लोगों को अपने साथ इस जंगल में क्यों लेकर आ गए? हम शहर में भी तो रह सकते थे। एक तो आपने इस जंगल में ही घर बनवा लिया, बेशक सिक्योर है, पर आप जानते भी हैं सारी रात इन बदमाश जानवरों की वजह से मैं और गोलू सो नहीं पाए। और गोलू की वैसे तबीयत ठीक नहीं रहती, ऑक्सीजन उसको हमेशा लगा रहता है। अरे कोई बात नहीं आशा, कुछ दिनों की बात है, बहुत जल्द हमारा काम शुरू हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ के जानवरों का मैं इंतजाम कर दूंगा, बस कुछ दिन की बात है। और इस जंगल को काट कर मैं यहाँ अपना मॉडल तैयार करूंगा जो मैंने सोचा है। विनोद भी दिनेश की बातें सुन लेता है। अब उसे अपनी बेटी की बातों पर विश्वास होता है और वो परेशान भागता हुआ सरपंच के पास जाता है और सारी बात सरपंच को बताता है। विनोद, हमारी बेटी भी इस बारे में बता रही थी हमें, पर तुम चिंता मत करो, अभी बहुत समय है, मैं कुछ करता हूँ। सरपंच विनोद को आश्वासन दे देता है, जिसके बाद विनोद घर जाता है और अपने घर वालों से इस बारे में बात करता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। अरे वो आदमी कितना बड़ा है, आया तो गांव में ऐसे था जैसे कि कितना अच्छा हो और हमारे ही जंगल को काटने की बात कर रहा है। वैसे तो ये अमीर लोग, शहरी लोग बड़ा ही पर्यावरण को बचाने की बातें करते, पर पेड़ काटने के लिए खुद सबसे पहले आते हैं। अब तो सरपंच जी ही कुछ कर सकते हैं। वो शहर गए हैं इस बारे में बात करने के लिए, हमें उनके आने तक का इंतजार करना होगा। जहां सभी लोग वाले आपस में बैठकर सलाह मशवरा कर रहे होते हैं तो वहीं जंगल में आने के बाद आशा काफी परेशान होती है और अपने पति से कहती है, और कितना टाइम लगेगा जवाब आने में? मैं परेशान हो गई हूँ। कभी रोटी बनाती हूँ तो बंदर लेकर भाग जाता है, तो कभी कोई हाथी आकर पानी की बाल्टी में मुंह मार देता है। पापा, मेरा भी यहाँ मन नहीं लगता। आप तो मुझे किसी के साथ खेलने भी नहीं देते। देखो ना, जंगल में कुछ बच्चे, मैं उनके साथ खेलने जाऊँ? हाँ बेटा, और कुछ दोस्त भी बनाओ। सुनिए जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? जानते हैं ना आप, हमारा बेटा कितना बीमार रहता है, उसको सांस लेने की दिक्कत है। अगर वो जंगल में बाहर खेलने के लिए गया और किसी बच्चे ने परेशान कर दिया या किसी जानवर ने हमारे बच्चे पर हमला कर दिया तो? कुछ नहीं होगा, सब्र रखो। दिनेश के कहने पर गोलू जंगल में खेलने के लिए जाता है, जहाँ उसकी दोस्ती राजू से होती है। ये तुम्हारी नाक में क्या लगा और ये पीठ पर क्या है? तुम बीमार हो क्या? ये ऑक्सीजन पाइप है और मेरे पीछे ये बैग में ऑक्सीजन सिलेंडर है छोटा सा। मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं ज्यादा भाग भी नहीं पाता। अच्छा, लेकिन देखना, तुम यहाँ ठीक हो जाओगे। यहाँ की शुद्ध हवा में रहोगे, मेरे साथ खेलोगे और अच्छे हो जाओगे। जब गोलू राजू के साथ बात कर रहा होता है तो तभी वहाँ बंदर का एक बच्चा आता है जिसके पैरों में चोट लगी होती है। ये देख गोलू डर जाता है और वहां से भागने लगता है, पर राजू उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है,
अरे डरो मत, ये भी हमारे दोस्त है, कुछ नहीं करेगा। देखो इसे चोट लगी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम जानवरों से प्यार करते हैं तो वो भी हमसे प्यार करते हैं। और मैं तो हमेशा अपने साथ इन्हें खाना खिलाने के लिए खाना भी लाता हूँ। रोज मेरे आंगन में सुबह मोर आते हैं, मैं उन्हें अपने हाथों से दाना देता हूँ। आओ हम दोनों मिलकर इस बंदर की चोट पर पट्टी करते हैं। इतना बोलकर राजू गोलू के साथ मिलकर पास के जड़ी बूटी वाले पौधे से कुछ पत्तियां तोड़ता है और हाथों से मसलकर उस बंदर की चोट पर लगा देता है, जिसके बाद बंदर का बच्चा वहां से चला जाता है। अब राजू की तरह गोलू भी घर से कुछ केले लेकर आता है और हाथी, बंदर, खरगोश जैसे जानवरों को खाना खिलाता है और उन्हें प्यार करता है। तुमने सही कहा, जानवर तो सच में बहुत अच्छे हैं। देखो ये मेरे साथ कितने अच्छे से खेल रहे हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था। अच्छा अब मैं अपने घर जाता हूँ, तुम भी घर जाओ, शाम हो गई है। इतना बोलकर दोनों बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीतते हैं और बीतते समय के साथ गोलू की हालत में भी सुधार होने लगता है और अब उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत नहीं होती। वो सही से खाना खाता है और थकता भी नहीं है और ज्यादा से ज्यादा देर बच्चों के साथ खेलता है। ये देख आशा बहुत खुश होती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, सरपंच जी आप शहर गए थे, कुछ हल निकला या नहीं? नहीं विनोद, दिनेश ने कानूनी तरीके से मंजूरी ली है, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। पर सरपंच जी, इस जंगल से ना सिर्फ इंसानों का भला होता है बल्कि जानवरों का भी। ये जंगल घर है, अगर जंगल काटे तो जानवर बेघर हो जाएंगे। ना जाने कितने ही जानवर मारे जाएंगे और हमारे पर्यावरण पर भी कितना बुरा असर पड़ेगा। आप एक बार बात कीजिए ना, क्या पता वो आपकी बात मान जाएं। तुम सही कह रही हो, चलो विनोद हम दिनेश से ही बात करके आते हैं। सरपंच विनोद के साथ दिनेश के घर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। देखिए मालिक, आप तो बहुत अमीर हैं, शहर से आए हैं, आपको इससे भी अच्छी जमीन मिल जाएगी अपना मॉडल तैयार करने के लिए। हम नहीं जानते आप हमारा जंगल क्यों काटना चाहते हैं, पर जंगल काटना सही नहीं है। यहाँ पर हम जैसे गरीब लोग लकड़ियां जोड़ते हैं, जानवरों के लिए खाना पानी रखते हैं और यहाँ के जानवर भी हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं और पर्यावरण भी तो दूषित होने से बचता है। आप लोग तो खुद कहते हैं कि पेड़ लगाओ और खुद पेड़ काट रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाइए। विनोद जी, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, पर आप भी मेरी बातें समझिए। आखिर आप लोग कब तक गांव में कष्ट काटेंगे? मैं आप लोगों की भलाई चाहता हूँ। अगर ये जंगल एक बार कट गया तो मैं यहाँ पर बड़े बड़े मॉल, रोड, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल बनवाऊंगा। इससे सिर्फ मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी फायदा होगा। कई बार पास में अस्पताल न होने की वजह से आपके अपनों की जान चली जाती है, आपके बच्चे सही से शिक्षित नहीं हो पाते। इसलिए आप सब मेरे रास्ते में आना बंद कर दीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। दिनेश, सरपंच और विनोद आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक हाथी आ जाता है, जिसे देख आशा डर जाती है। अरे डरो मत, अंदर से मेरी बंदूक लेकर आओ, मैं अभी से भगाता हूँ। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? बेचारा हाथी प्यासा है, पानी पीने के लिए आया है। अगर आप उसे चोट पहुंचाएंगे तो वो भी आपको चोट पहुंचाएगा। आप रुकिए, मैं इसे यहाँ से ले जाता हूँ। इतना बोलकर विनोद उस हाथी के पास जाता है और एक बाल्टी में उसे पानी पीने के लिए देता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है। इसके बाद हाथी चुपचाप वहां से चला जाता है। ये देख दिनेश को बहुत हैरानी होती है और सरपंच उससे कहता है, देखा आपने, आप जिस जानवर से डर रहे हैं वो हम इंसान के प्यार को कितने भली भांति समझता है। बाकी आपकी मर्जी है, ऑर्डर तो आपको मिल ही चुका है, अगले हफ्ते से आप अपना काम भी शुरू कर देंगे। इतना बोलकर उदास सरपंच विनोद के साथ अपने घर आ जाता है और जब इस बारे में गांव वालों को पता चलता है तो वो सब काफी भड़कते हैं। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। हमारे जीते जी हम उस आदमी को अपना जंगल तबाह करने नहीं देंगे। हम सब एकजुट होकर उसका सामना करेंगे। हम सब कुछ नहीं कर सकते, उसके पास कानूनी अधिकार है। लाचार सरपंच को देख सभी गांव वालों का गुस्सा ठंडा हो जाता है और एक हफ्ते बाद दिनेश कुछ सरकारी कर्मचारियों को पेड़ काटने के लिए बुलाता है। उसके पास चेनसॉ, जेबीसी मशीन जैसे बड़े बड़े हथियार होते हैं ताकि वो एक बार में जंगल को खत्म कर सके। और सभी गांव वाले आंखों में आंसू लिए बस चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं। पर तभी वहां आशा आती है और अपने पति को अपने बेटे की रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है, ये देखिए जी, जो चमत्कार पिछले 5 सालों में नहीं हो सका वो 5 हफ्ते में हो गया। आपको पता है डॉक्टर ने बोला है कि नेचुरल हवा और अच्छा खाने पीने की वजह से हमारे बेटे के स्वास्थ्य में सुधार आया है। उसे अब ऑक्सीजन सिलेंडर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हमारा बेटा यहाँ इसी तरह से खुश रहेगा, तरोताजा हवा खाएगा, तो वो बहुत जल्द ठीक हो सकता है।
हाँ पापा, मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के जंगल के सभी जानवर अब तो मेरे दोस्त बन चुके हैं। मैं भी उनके लिए खाना और पानी रखता हूँ। पर पापा, अगर ये जंगल कट जाएगा तो मेरे बहुत से दोस्त बेघर हो जाएंगे, वो मारे जाएंगे, और क्या पता मैं फिर से बीमार भी पड़ जाऊं। अपने बेटे और बीवी की बातें सुनकर दिनेश काफी सोच में पड़ जाता है और उसे विनोद और हाथी का प्यार याद आता है और उसे ये भी नजर आता है कि किस तरह गांव वाले जंगल के जानवरों के लिए खाना पानी लेकर आते थे। जहां सब याद करके दिनेश घर के अंदर से कुछ पेपर लेकर आता है और उसे फाड़ते हुए सभी गांव वालों से कहता है, अच्छा हुआ जो सही समय पर मेरे बेटे की रिपोर्ट आ गई, वरना आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे गलत कदम उठाता। मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए लाखों लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेलना और ना ही मासूम जानवरों को बेघर करना है। आप सब बिल्कुल सही थे, आपके जंगल को कुछ नहीं होगा। मैं खुद ये टेंडर तोड़ता हूँ। तुम दोनों यहाँ पर बैठकर आराम से टीवी देख रही हो। अरे जाकर अपनी बड़ी बहन का काम में थोड़ा हाथ बटा दो। कल कहा था ना लड़के वाले आ रहे हैं बड़ी बहन को देखने। अरे तो हम क्या करें, वैसे भी लड़के वाले आज सिर्फ बात करने आ रहे हैं, कौन सा रोका करने आ रहे हैं। पापा क्यों गुस्सा कर रहे हो, रहने दो, मेरी छोटी बहनें हैं और मैं उनसे बड़ी हूँ, मैं कर लूंगी सारा काम, कोई बात नहीं। सौम्या और अनन्या आपस में खुसर पुसर करती हुई, देखा सौम्या कैसे सुप्रिया दीदी फिर से महान बनती हुई पापा के आगे अपनी नंबर बना रही है। हाँ सही कह रही हो। कुछ देर बाद कल्याणी और आदित्य उनके घर पहुंचते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे ज्वेलरी के डिब्बे होते हैं। आप लोग आ गए, हम कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। अब कुछ ही देर में सुनैना टेबल पर कोल्ड ड्रिंक, समोसे, स्नैक्स सर्व कर देती है। कुछ देर बाद वहां सुप्रिया आती है और सुप्रिया को देख आदित्य उसे देखता ही रह जाता है। माँ, सुप्रिया सच में बहुत सुंदर है। लीजिए सुनैना जी, अब तो हमारे बेटे ने खुलेआम कह दिया कि आपकी बेटी सुप्रिया उसे बहुत सुंदर लगी। ठीक है, अब हम लोग भी चलते हैं, हमें बस अभी थोड़ा बातचीत करनी थी। और हाँ, आप अच्छा मुहूर्त भी निकलवा लीजिए शादी का। अब आदित्य और कल्याणी वहां से चले जाते हैं। तभी सुनैना के हाथ में इतने सारे ज्वेलरी के डिब्बे देखकर सुप्रिया और सौम्या से रहा नहीं जाता और वो जेलस होते हुए कहती हैं, ये क्या माँ, इतने सारे सोने की चूड़ियाँ, सोने के हार, कंगन, इतनी सारी ज्वेलरी सिर्फ दीदी से बात करने के समय ही देकर? अभी तो शादी भी फिक्स नहीं हुई है तो इतना सोना, डायमंड देकर गए हैं। इसका मतलब तो साफ है पापा कि आप सुप्रिया दीदी को बहुत ही अमीर ससुराल में शादी करवा रहे हैं। हाँ सही कह रही हो सौम्या, लेकिन पिताजी ये तो बहुत गलत बात है कि दीदी अमीर ससुराल में जाकर राज करेंगी और हम यहाँ पर धक्के खाएंगे। इसलिए अब हमारी भी जिद है कि उस लड़के से हम दोनों बहन की भी शादी करवाइए, हमें भी उस अमीर ससुराल की बहू बनना है। ये सब तुम दोनों क्या बोल रही हो? अरे वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और भला एक लड़के से एक लड़की की शादी होती है, 3 लड़की की नहीं। तुम्हें पता है समाज क्या कहेगा? पैसे के लालच में अमीर ससुराल में एक पति से 3 बहन की शादी करवा दी। पापा आप परेशान मत होइए, अगर इनको वो ससुराल इतना पसंद है तो आप इन्हीं की शादी करवा दीजिए, मेरी आप कहीं और करवा दीजिएगा। अरे और कितना सेक्रीफाइस करोगी तुम अपनी बहनों के लिए, और वैसे भी तुम बड़ी हो, सबसे पहले बड़ी बहन की शादी होती है, छोटी बहनों की नहीं। हमें नहीं पता, आपको जो ठीक लगता है, जैसे ठीक लगता है वैसे करिए, लेकिन हमारी शादी भी उस अमीर ससुराल में करवाइए, और अगर नहीं करवाई तो हम सुप्रिया दीदी की शादी भी उस अमीर ससुराल में नहीं होने देंगे। अब इस तरह से दोनों ही लालची बहन अपनी बहन के अमीर ससुराल को देखकर अपने पिता पर दबाव बनाती हैं, जिसके कारण मजबूरन शिवचरण को अपनी बेटी सुप्रिया के ससुराल वालों से झूठ बोलना पड़ता है। क्या हुआ शिवचरण जी, अचानक फोन? सब ठीक तो है ना? नहीं कौशल्या जी, कुछ ठीक नहीं है। दरअसल ये शादी नहीं हो सकती। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं शिवचरण जी? हमसे आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई क्या? बताइए ना, बात क्या है? दरअसल कौशल्या जी, मैंने आपसे एक बात छुपाई, लेकिन अब बता रहा हूँ। बात यह है कि मेरी तीनों बेटी की कुंडली में दोष है। दोष इस प्रकार है कि मेरी तीनों बेटी की शादी किसी एक लड़के से ही होगी, और अगर मैं इस दोष को नजरअंदाज करते हुए तीनों बेटी की शादी अगर अलग अलग लड़के से करता हूँ तो ये कभी सुहागन नहीं रह पाएंगी। इनका पति शादी के अगले दिन ही मर जाएगा। कौशल्या बातें सुनकर फोन कट कर देती है और परेशान होती हुई ये सारी बात अपने बेटे आदित्य से कहती है। माँ, मैं सुप्रिया जी को बहुत पसंद करता हूँ। अगर उनकी तीनों बहनों की कुंडली में दोष है तो कोई बात नहीं, मैं तीनों से ही शादी कर लूंगा। आदित्य शिवचरण को कॉल करता है और शादी के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद एक पति से तीनों ही बहनों की अमीर ससुराल में शादी हो जाती है।
अब तीनों ही बहनों का अपने अमीर ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा होता है, जहां सुप्रिया कुमकुम की थाली में अपने हाथों का छाप दीवार पर लगा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी दोनों लालची बहन घर के अंदर घुसी चली आती हैं। ये देखो कितना आलीशान ससुराल है, कितने बड़े बड़े सोने के सिक्के इन दीवारों पर लगे हुए हैं। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई अपने अमीर ससुराल को देखकर। अनन्या, सौम्या भाभी, आप दोनों घर के अंदर कहाँ घुसी जा रही हैं? अभी तो गृह प्रवेश की रस्म खत्म भी नहीं हुई। हाँ हाँ, आ रहे हैं हम भी। अब दोनों ही बहन चौखट पर वापस आती हैं, जहां कौशल्या आरती उतारकर अपनी तीनों बहू का गृह प्रवेश करवाती है। जिसके बाद तीनों बहू घर के अंदर आती हैं। घर के अंदर आते ही सौम्या और अनन्या अपना लालच दिखाते हुए कहती हैं, आदित्य जी, हमारा कमरा कहाँ है? वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे मेरा कमरा बहुत ही बड़ा और बहुत ही आलीशान चाहिए। मैं छोटे कमरे में नहीं रहूंगी। हाँ, मुझे भी बहुत ही बड़ा और आलीशान कमरा चाहिए जिसमें मैं आराम से रह सकूं। अरे भाभी, आप चिंता मत करिए, आपके अमीर ससुराल में सारे ही कमरे आलीशान हैं, इवन टॉयलेट भी। वैसे सुप्रिया भाभी, आपको कौन सा कमरा चाहिए अपने लिए? मुझे तो बस आदित्य जी का साथ चाहिए। कमरा छोटा मिले ये बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब तीनों बहनें अपने अपने आलीशान कमरों में जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही आलीशान कमरा है। सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आलीशान कमरा मुझ अकेले का होगा। अरे बाप रे, इतना आलीशान कमरा, ऊपर से दीवारों पर ये सोने के बिस्किट लगे हुए हैं और ये इतना बड़ा झूमर। अच्छा हुआ इस पैसे वाले अमीर ससुराल में हमने भी शादी कर ली। अब तो ऐश की जिंदगी गुजारनी है बस। अगले दिन सुबह तीनों बहनों की पहली रसोई की रस्म होती है, जहां सौम्या और अनन्या आदित्य से कहती हैं, आदित्य जी, आज हमारी पहली रसोई है, लेकिन हम कोई खाना वाना नहीं बना रहे। आखिर इस अमीर ससुराल की बहू है, हमें किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में लेकर चलो और वहाँ खाना खिलाओ। ये खाना वाना हम नहीं बनाने वाले। जब इतना पैसा है तो खाना क्यों बनाना? हाँ, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। सुप्रिया, तुम नहीं चलोगी क्या? नहीं नहीं, आप लोग जाइए 5 स्टार होटल। मैं अपनी पहली रसोई की रस्म यही खाना बनाकर कर लूंगी। ओह सुप्रिया, तुमने क्यों मना कर दिया? तुम्हारे बिना मैं अकेले इन दोनों के साथ क्या करूंगा? अब जहां सौम्या और अनन्या 5 स्टार होटल में लंच कर रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर अपनी सास और ननद को खिला रही होती है। कुछ दिन बाद, वैसे तो मुझे तीनों ही डायमंड के हार लेने थे, लेकिन इनके पास तो सिर्फ 2 ही डायमंड के हार थे, इसलिए मुझे एक गोल्ड का नेकलेस लेना पड़ा। पर कोई बात नहीं, मैं एक डायमंड का हार सुप्रिया जी को दूंगा और ये दोनों उन दोनों बहनों को दे दूंगा। सुप्रिया कपड़े फोल्ड कर रही होती है, तभी वहां पर आदित्य आता है अपने हाथों में 3 नेकलेस के डिब्बे लेकर। ये देखिए सुप्रिया जी, मैं क्या लेकर आया हूँ। ये 2 डायमंड के और एक गोल्ड का हार। आप ये डायमंड वाला रख लो। आदित्य ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी वहां से गुजरती हुई सौम्या और अनन्या सारी बातें सुन लेती हैं और कमरे में घुसकर ज्वेलरी को देखते ही डायमंड की ज्वेलरी अपने हाथों में उठाती हुई कहती हैं, आदित्य, अभी डायमंड का हार मेरे लिए लेकर आए हैं ना? मुझे ये बहुत पसंद आया। अगर तुम ये डायमंड का हार लोगी तो मैं भी डायमंड का ही हार लूंगी। अब दोनों ही बहन महंगा वाला डायमंड का हार अपने अपने हाथ में उठा लेती हैं और बचता है सोने का एक सिंपल सा हार, जिसे सुप्रिया उठाते हुए कहती है, ये सोने का हार भी इतना बुरा नहीं है, मैं ये रख लेती हूँ। ये दोनों बहन कितनी लालची हैं। ये डायमंड का हार मैं सुप्रिया जी के लिए लाया था और इन दोनों लालची बहनों ने इसे ले लिया। अब आदित्य उन दोनों लालची बहनों से बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, तभी वो एक दिन अपने दोस्त से बात करते हुए कहता है, बहुत परेशान हो गया हूँ यार मैं अपनी 3 पत्नियों से। और वैसे भी यार मुझे तो सुप्रिया जी पसंद थी, पता नहीं कहाँ से भगवान ने ये 2 पत्नियां और मेरे गले में लटका दी। पता नहीं भाई, मैंने तो सुना था कि लोग 2-2 नाव पर सवार होते हैं तो उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। तू तो 3 नाव पर सवार है, तेरा तो भगवान ही भला करे। अब दिन पर दिन दोनों ही बहन का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य दिन बर दिन फाइनेंशियली वीक होता जा रहा था। उसके पैसे दिन पर दिन खत्म ही होते जा रहे थे। कंपनी लॉस में जाने लगी थी। सौम्या, तुम्हें पता है मैंने आदित्य के मुंह से सुना है कि उसकी कंपनी लॉस में जा रही है। कुछ दिनों में आदित्य और उसका परिवार अमीर से फकीर होने वाले हैं। मेरी बात माने तो जितने पैसे और गहने हाथ लगते हैं उन्हें बटोरो और चलो यहाँ से। आदित्य जी, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ गहने हैं, आप उन्हें गिरवी रख दीजिए और जो भी पैसे मिले आप उन्हें कंपनी में लगाइए। कंपनी को फिर से खड़ा करिए, हमारे हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। तभी एक रात सौम्या और अनन्या सारे गहने और पैसों का एक बैग से भर रही होती हैं। कमरे के अंदर आते हुए सुप्रिया और आदित्य ये सब देख लेते हैं और कहते हैं,
अच्छा, तो मेरी गरीबी के दिन देखकर तुम दोनों मेरे बचे कुचे पैसे और गहने लेकर भागने की कोशिश कर रही हो। ये तुम अपना पत्नी धन निभा रही हो। अपनी दोनों बहनों का बढ़ता लालच देख सुप्रिया गुस्से से कहती है, तुम दोनों ने तो ये शादी सिर्फ पैसों से की थी, आदित्य जी से नहीं। क्या मतलब सुप्रिया, कहना क्या चाहती हो? अब सुप्रिया सारा सच बता देती है कि कैसे पैसों का लालच करके इन्होंने ये शादी करी। मुझे शर्म आती है तुम जैसी औरत पर, जो पैसों के लिए अपनी बहन का घर तोड़ सकती है। अब मैं अभी के अभी तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। अब आदित्य सौम्य और अनन्या दोनों को डिवोर्स दे देता है, जिसके बाद वो सुप्रिया के साथ अपनी शादीशुदा खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगता है।